जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक चल रहा है समास के भेद, और समास के भेदों पे हम करेंगे चर्चा। इससे पहले अवयवी भाव समास और द्वंद्व समास की तमाम कंडीशन हम आपके सामने रख चुके हैं। तो यहाँ आज समास के भेदों में समास के भेद कितने होते हैं? 6। तो इन समास के 6 भेदों में चर्चा करनी है आज तीसरे क्रमधारीय समास की। क्रमधारीय समास, और ये जो क्रमधारीय समास है इसमें यहाँ पे एक शब्द है कर्म, जिसको कहते हैं हम कार्य। दूसरा है धार्य, धार्य कहलाता है धारण करने वाला। धार्य क्या है? धारण करने वाला। समास में होते हैं प्यारे दोस्तों 2 शब्द, जहां उनमें एक कार्य हो और दूसरा उसको कार्य को करने वाला हो, वो क्या कहलाते हैं? कर्मधारय कहलाते हैं। जैसे चाय वाला, पान वाला, दूध वाला, अखबार वाला, काम वाला, काम वाली, सुवर्णकार, चर्मकार और कुंभकार। यहाँ इन सभी शब्दों में 2 शब्द मिलकर सामासिक पद बने हैं, और जो ये सामासिक पद है दोस्तों, ये सारे के सारे कर्मधारय समास के एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि कर्मधारय समास में उत्तर पद, जिसको हम बोलते हैं बाद वाला पद, बाद वाला पद, इसी को बोलते हैं हम दूसरा पद प्रधान समास कहलाता है। दूसरा पद प्रधान समास जो है वो कहलाता है कर्मधारय समास। अगर मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है और स्मार्ट बोर्ड पे लिखी गई सारी चीज क्लियरिटी के साथ आपको दिखाई दे रही है, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद फिर आज बढ़ाते हैं कंटिन्यू आगे स्पीड से काम। मेरी आवाज क्लियर है जी? तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी क्या बनी? पहली कंडीशन है कर्मधारय में जहां एक कार्य हो, दूसरा कार्य को करने वाला हो, और समास में होते हैं 2 पद। और जहां समास में प्यारे दोस्तों 2 पद आए तो वहां कोई ना कोई समास होगा, लेकिन उनमें अगर उत्तर पद प्रधान है, बाद वाला पद प्रधान है, अर्थात उसकी इंपोर्टेंस है, वो महत्वपूर्ण है। दोनों पदों में सबसे ज्यादा अगर किसी की वैल्यू है तो वो बाद वाले शब्द की है, और पहला शब्द हो उसमें कार्य है और दूसरा हो उस कार्य को करने वाला, और पूरे सामासिक पद से, संपूर्ण पद से, समस्त पद से कर्ता का बोध हो रहा हो, कर्ता का ज्ञान हो रहा हो, तो प्यारे दोस्तों उसको कहते हैं कर्मधारय समास। ये सारे के सारे कर्ता का काम कर रहे हैं। चाय वाला, इसका मतलब कोई कार्य करने वाला है। पान वाला, दूध वाला, अखबार वाला, ठीक है। काम वाला, काम वाली, सुवर्णकार, चर्मकार, कुंभकार। कुंभ कहते हैं घड़े को, चर्म कहते हैं चमड़े को, स्वर्ण कहते हैं सोने को। तो यहाँ प्यारे दोस्तों जिस सामासिक पद से आपको कार्य को करने वाला अर्थात कर्ता का बोध हो जाता है, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। एक कंडीशन। दूसरा आप ये कह सकते हो कि यहाँ पहला शब्द कार्य है और दूसरा उस कार्य को धारण करने वाला अर्थात कार्य करने वाला। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाए? कर्मधारय समास के एग्जाम्पल। और इसमें पहली कंडीशन बनी
कि जहां एक शब्द कार्य हो, दूसरा कार्य को करने वाला, कर्ता का ज्ञान कराता हो। किसका ज्ञान कराता हो? समस्त पद कर्ता का ज्ञान कराता हो। समस्त पद कर्ता का बोध कराता है, बोध कराता है। समस्त पद किसका बोध कराएगा? कर्ता का, अर्थात कार्य को करने वाले का बोध कराएगा। इसी समास का दूसरा नाम होता है प्यारे दोस्तों विशेषण विशेष्य समास। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? विशेषण विशेष्य समास। विशेषण कहते हैं जो किसी की विशेषता को बताता है, और विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। अगर कहीं एक विशेषण है दूसरा विशेष्य, तो वो भी कहलाता है कर्मधारय समास। क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। जैसे पीतांबर, कृष्ण सर्प, महात्मा, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, कमीना मंत्री, सुंदर स्त्री, शैतान छात्र, उद्दंड बालक, प्रतिभाशाली लड़की, होनहार बच्चा, कुशल खिलाड़ी, कर्मठ नेता, मेहनती शिक्षक। ये सारे के सारे क्या हैं? ये विशेषण विशेष्य के एग्जाम्पल हैं। और इन विशेषण विशेष्य के एग्जाम्पल में प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें विशेषण बाद में हमने प्रयोग किया और पहले विशेष्य प्रयोग किया। तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है। कर्मधारय समास का दूसरा नाम होता है विशेषण विशेष्य वाला समास, अर्थात जो दो पद होंगे, दो शब्द होंगे, उनमें एक विशेषण होगा और दूसरा क्या कहलाएगा? विशेष्य। वो जो विशेषण होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, अर्थात वो गुण भी हो सकता है और दोष भी हो सकता है। और दूसरी चीज का ध्यान आपको ये रखना है कि जब विशेषण विशेष्य होते हैं तो प्यारे दोस्तों उनके अंदर पहले विशेषण ना होके बाद में भी विशेषण हो सकता है, पहले विशेष्य पाया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर पुरुषोत्तम में पुरुष विशेष्य है, उत्तम विशेषण। तो ये जो एग्जाम्पल बना, ये बना विशेष्य और विशेषण का। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे काला सांप, तो कालापन किसके अंदर है? सांप के अंदर। नील गाय, तो ये नीलापन किसके अंदर है? गाय के अंदर। तो वहां काला नीला क्या है? विशेषण। क्यों? वो पहचान को बता रहा है, वो गुण है। और किसकी पहचान को बता रहा है? सांप की और गाय की पहचान को बता रहा है। इसीलिए प्यारे दोस्तों वो क्या कहलाएगा? ठीक है, विशेषण और विशेष्य। लेकिन ये क्या है? ये विशेष्य है यहाँ पुरुष, और ये उत्तम क्या है? यहाँ विशेषण। ऐसे ही नरोत्तम में, नर कहते हैं मनुष्य को, तो जो मनुष्य में उत्तम है वो क्या कहलाया? नरोत्तम। इसमें भी क्या है? पहले विशेष्य है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है, और बाद में हमने किस शब्द का प्रयोग किया है? बाद में विशेषण का प्रयोग किया है। बाकी सभी एग्जाम्पल में पहले विशेषण आया है और उसके बाद में विशेष्य का प्रयोग हुआ है। पहले विशेषण और उसके बाद में क्या है? विशेष्य का प्रयोग हुआ है। आप इसमें सबसे बड़ी गलती ये करोगे जिन्होंने रट्टा मारा हुआ है, किताबों से ना लॉजिक का पता, ना आपको ये पता कि जो हम सामासिक पद बनाते हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के अलावा
प्यारे दोस्तों अव्यय और निपात से भी बनाते हैं। तो जो रट्टा मारते हैं उनको यही पता होता है कि शब्द की आवर्ती में द्वंद्व होता है, लेकिन शब्द की आवर्ती में अवयवी भी होगा, लेकिन कब? जब अव्यय अपने को रिपीट करेगा, जब निपात अपने को रिपीट करेगा। तो जब अविकारी शब्द अपने को रिपीट कर रहा है जो किसी लिंग वचन काल कारक में बदलता नहीं, उस कंडीशन में वो अवयवी भाव बनाता है। लेकिन जब शब्द अपने को रिपीट करे, कोई संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तब उस कंडीशन में वो क्या बनाता है? द्वंद्व समास बनाता है। ऐसे यहाँ पे भी है, जब दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बताए, दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बताए, जैसे पीताम्बर, नरोत्तम और पुरुषोत्तम, तो प्यारे दोस्तों ये अव्ययी कर्मधारय समास के साथ ये बहुवीरी समास के भी एग्जाम्पल है। लेकिन बहुवीरी समास कब होगा? जब पीताम्बर, नरोत्तम और पुरुषोत्तम दिया हो और ऑप्शन में बहुवीरी हो। तो जब तक ऑप्शन में बहुवीरी है तब तक प्यारे दोस्तों पीताम्बर, नरोत्तम और पुरुषोत्तम इन तीनों में बहुवीरी समास है, क्योंकि बहुवीरी समास बाद में बना। बहुवीरी समास के जितने भी एग्जाम्पल है, या तो वो विशेषण विशेष्य के है या फिर वो द्विगु समास के है। अगर उसमें पहले संख्या है और बाद वाले शब्द की प्रधानता है, तो वो बहुवीरी समास सारे के सारे द्विगु के भी एग्जाम्पल होते हैं। जब दशानंद दे के पूछे कि कौन सा समास है और ऑप्शन में बहुवीरी ना हो, तो दशानंद में द्विगु समास होता है। जब आपसे पूछे पीताम्बर में कौन सा समास हो और ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, तो प्यारे दोस्तों इसमें कर्मधारय समास है। और जब कर्मधारय और बहुवीरी दोनों ही ना हो, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। तो इसलिए रट्टा नहीं मारना है। फली किताब में तो पीताम्बर सर जी बहुवीरी है, मैंने तो पीताम्बर बहुवीरी में पढ़ा है, तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पीताम्बर को तत्पुरुष बनाए या वो पीताम्बर को कर्मधारय में पूछे या पीताम्बर को बहुवीरी में। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर ही हम डिसीजन लेके बताते हैं कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में तीनों ही समास है, तत्पुरुष भी है प्यारे दोस्तों, कर्मधारय भी है और बहुवीरी भी है। जब तक बहुवीरी रहेगा तब तक ऑप्शन में प्यारे दोस्तों राइट आंसर बहुवीरी होगा, और जब बहुवीरी नहीं होगा तो कर्मधारय होगा, और जब कर्मधारय नहीं होगा तो तत्पुरुष होगा। तो इसीलिए जो दिमाग में बात बैठी है उसको साइड में रख के मेरे से समझने की चीजें कोशिश किया करो। रट्टा मत मारो, मैं यहाँ रटने नहीं दूंगा। विशेषण विशेष्य क्या हुआ? ये पीत कहते हैं पीले को, अंबर कहते हैं वस्त्र को। तो ये पीलापन कहाँ है? इस वस्त्र में। तो एक विशेषण, दूसरा विशेष्य। कृष्ण कहते हैं सांवले को, ये कृष्ण यहाँ कन्हैया नहीं है, तो कृष्ण कहते हैं सांवले को। तो आपको ये ध्यान रखना है तत्सम शब्द है, तो ये सांवलापन किसके अंदर है? सांप। विशेषण विशेष्य, जब विशेषण विशेष्य हो गया तो क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? कर्मधारय। महानता किसके अंदर है? आत्मा के अंदर। क्या कहलाया? विशेषण विशेष्य। क्या हो गया? कर्मधारय। पुरुषोत्तम, तो ये उत्तमता किसके अंदर है? पुरुष के अंदर। ये विशेष्य, ये विशेषण। ये उत्तमता किसके अंदर है? नर मनुष्य के अंदर। ये विशेषण और ये हो गया विशेष्य। ऐसे ही कमीनापन किसके अंदर है? मंत्री के। विशेषण और विशेष्य। सुंदरता स्त्री के। शैतान छात्र के अंदर। तो यहाँ विशेषण विशेष्य, ये भी विशेषण विशेष्य। उद्दंडता किसके अंदर है? विशेषण और विशेष्य बालक के। यहाँ प्रतिभाशाली कौन बताई गई? लड़की। विशेषण विशेष्य। होनहार कौन है? बच्चा। विशेषण और विशेष्य कहलाए। कुशल खिलाड़ी, विशेषण विशेष्य। कर्मठ नेता, विशेषण विशेष्य। मेहनती शिक्षक, विशेषण और विशेष्य। और इसीलिए प्यारे दोस्तों जब भी समास होता है दो शब्दों के बीच में, अगर उन दो शब्दों में कोई एक विशेषण हो और दूसरा विशेष्य, तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, वो कहलाएगा कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि विशेषण विशेष्य समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कर्मधारय समास कहते हैं। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, इसी समास का नाम है उपमान उपमेय समास। क्या है? उपमान उपमेय समास। तो उपमान उपमेय वाला समास कौन कहलाता है? उपमान उपमेय वाला समास कहलाता है कर्मधारय समास। तो इसके दो नाम है कर्मधारय के, एक विशेषण विशेष्य वाला समास, उपमान उपमेय वाला समास। यानी कि ये कौन कहलाएगा? कर्मधारय। तो कैसे?
जैसे यहाँ पे एक आया चंद्र, चंद्रमुख, मुख चंद्र, कनक लता, देहे लता, कमल नयन, मर्ग नैनी, गज गामनी। ये सब क्या है? ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों उपमान उपमेय हैं। ये सब क्या है? उपमान उपमेय। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जहां भी दो शब्द होंगे वहां कोई ना कोई समास होगा, लेकिन अगर उन दो शब्दों में से एक उपमान है और दूसरा उपमेय। उपमान किसे कहते हैं? उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाती है। उपमान जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ उपमान क्या है? चंद्र। क्यों? क्योंकि चंद्र सुंदरता के मामले में पहले से प्रसिद्ध है, इसीलिए तुलना इसी से होगी। इसके बाद एक होता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए। वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है यहाँ पे मुख। तो मुख और चंद्र में चंद्र उपमान है। क्यों? क्योंकि उससे तुलना की जा रही है। उपमान की पहचान दूसरी क्या है? उपमान की दूसरी पहचान है कि वो प्रकृति होता है, नेचर होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। वो प्रकृति है, गॉड गिफ्टेड है, अपने से उत्पन्न होता है, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, जिसकी पहले से प्रसिद्धि हो, जिसकी पहले से प्रसिद्धि हो, वो कहलाता है उपमान। यहाँ चंद्रमा की प्यारे दोस्तों पहले से प्रसिद्धि है सुंदरता के मामले में, इसीलिए कहा जाता है कि चांद जैसी बहू आई है इनके घर पे, इनका मुंह चांद जैसा है। तो इसका मतलब क्या है? चांद जैसे का मतलब हुआ चांद के जैसा सुंदर है। तो यहाँ सुंदरता पहले किस में रही? चंद्रमा में, चंद्र। और फिर प्यारे दोस्तों उसको क्या रखा हमने? मुख के साथ। तो जो बाद में प्रसिद्ध होता है, जो प्रकृति ना हो, नेचर ना हो, उसे उपमेय कहते हैं। तो यहाँ प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि चंद्र अपने आप उत्पन्न हुआ, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए गॉड गिफ्टेड है। यहाँ पे क्या है? ये चंद्र गॉड गिफ्टेड है। यहाँ लता क्या है? बेल, प्रकृति है, नेचर है, गॉड गिफ्टेड है। लता बेल प्रकृति है, इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ कमल प्रकृति है, पहले से प्रसिद्ध है। यहाँ मर्ग के नयन पहले से प्रसिद्ध है, गज पहले से प्रसिद्ध है। तो यहाँ चंद्र उपमान है, यहाँ ये वाला चंद्र उपमान, यहाँ लता उपमान, यहाँ ये लता उपमान, यहाँ कमल उपमान, यहाँ मर्ग उपमान और यहाँ गज उपमान। तो जिससे तुलना की जाए, जो प्रकृति हो, जिसकी पहले से प्रसिद्धि हो, वो कहलाता है उपमान। और जिसकी तुलना की जाती है दूसरे के साथ, उसको कहते हैं उपमेय। उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। अब आप ध्यान से समझो चीजों को। यहाँ एक है चंद्र और दूसरा है मुख। ये क्या है? ये चंद्र है और दूसरा क्या है? मुख है। तो यहाँ प्यारे दोस्तों इन दोनों के अंदर कुछ चीज कॉमन है। जैसे इन दोनों में जो आकृति है, वो आकृति क्या है? दोनों की, मुख की और चंद्रमा की, वो गोल है। किसी का मुख त्रिभुज के जैसा नहीं होता है, न किसी का मुख वर्ग होता है, न आयत के जैसा किसी का मुख होता है। सबका मुख का चेहरे की जो बनावट होती है वो सर्कल में होती है। यहाँ चंद्रमा भी गोल है, मुख भी गोल है, अर्थात दोनों की आकृति हो गई सेम। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, चंद्रमा में ब्लैक होल होते हैं, अर्थात काले धब्बे। मुख के ब्लैक होल होते हैं, उसकी भौएं, आंख के ऊपर जो भौएं होती है वो क्या है? वे इसके ब्लैक होल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसका रंग भी समान है दोनों का, दोनों में ब्लैक होल होते हैं। चेहरे के ब्लैक होल क्या है? ये भौएं। भौएं किसी की नीली और पीली नहीं होती है, ना बैंगनी होती है, सबकी काली होती है। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो गुण है प्यारे दोस्तों, वो गुण है सुंदरता। वो गुण क्या है? सुंदरता। दोनों का गुण क्या है? सुंदरता। किसी भी इंसान की सुंदरता की पहचान उसके मुख, चेहरे से की जाती है। जब आप दुल्हन देखने जाते हो
जिससे शादी होने वाली है तो उसका चेहरा ही देखते हैं, उसके हाथ पैर कोहनी उंगलियां नहीं देखी जाती, क्यों क्या देखा जाता है? फेस। ऐसे ही चंद्रमा का जो गुण है वो सुंदरता है। दूसरा, चंद्रमा का जो धर्म है, वो चंद्रमा का धर्म है शीतलता। क्या है चंद्रमा का धर्म? शीतलता है। पूरे शरीर में सबसे ठंडा पार्ट अगर है तो प्यारे दोस्तों वो क्या है? वो मुख है। तो इसका भी जो धर्म है वो शीतलता है। छोटे बच्चों के जब भी फीवर होता है तो डॉक्टर या घर वाले पहले चेहरे को टच करते हैं। अगर चेहरा गर्म है तो इसका मतलब आपको टेम्परेचर लगा के देखने की आवश्यकता नहीं है, थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आकृति समान हो गई, रंग समान हो गया, गुण समान हो गया और धर्म समान हो गया। तो जब किन्हीं दो अलग अलग व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का, विषयों का गुण, धर्म, जाति, रंग, रूप समान हो जाए तो हम उनके बीच में तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तुलना। तो उसको उपमा अलंकार भी कहते हैं। और यहाँ उसको प्यारे दोस्तों उपमान उपमेय वाला समास भी कहते हैं। तो उसमें से जो पहले से प्रसिद्ध है, जो प्रकृति है, वो उपमान कहलाएगा और जो बाद में मौजूद हुआ वो उपमेय कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे चंद्र और मुख ये दो अलग अलग चीज थी, लेकिन प्यारे दोस्तों जब इनको दो शब्दों को एक साथ हमने रखा तो ये उपमान उपमेय बने, जिसकी वजह से कहलाए कर्मधारी है। ये मुख और चंद्र ये क्या है? ये उपमेय और उपमान। ये क्या है प्यारे दोस्तों? उपमेय और उपमान। देह लता, तो देह के समान लता। तो यहाँ देह क्या है? शरीर। तो शरीर और लता में कॉमन चीज क्या है? तो लता जो बेल होती है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, कहीं पे सुगड़ जाती है, कहीं पे फैल जाती है। ऐसे ही हमारा शरीर है। फिल्मों में जो अमिताभ बच्चन को भागते भागते बड़ा कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहले हम घुटनों के बल चले, फिर खड़े हुए, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस किया। तो ऐसे हमारे शरीर की संरचना है। कहीं पे नीचे सुकड़ गया, फिर यहाँ जहाँ बेल्ट बांधते हो फैल गया, फिर यहाँ से सुकड़ गया, यहाँ आके फैल गया, फिर यहाँ सुकड़ गया, फिर फैल गया। ऐसे बेल में होता है, कहीं सुकड़ती है तो कहीं फैलती है। तो जब दो अलग अलग व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, विषयों के गुण, धर्म, जाति, रंग, रूप एक दूसरे से मिलते हो तो उनमें जो पहले मौजूद होता है वो उपमान कहलाता है और जो बाद में आता है उसे उपमेय कहते हैं। पहले मौजूद क्या थी? लता। क्यों? प्रकृति है, नेचर है। और ये देह क्या है? उपमेय। तो ये उपमान उपमेय बन गया। ये उपमान उपमेय बना। ये भी मर्ग के समान नयन, उपमान उपमेय। गज के समान चलने वाली गजगामिनी। कोई मोटी स्त्री है, हाथी की चाल की जैसी उसकी चाल है, धीरे धीरे चलती है, तो वो क्या कहलाई? गजगामिनी कहलाई। मर्ग के समान नयन है, किसके? सीता के। तो इसीलिए ये क्या कहलाई? मर्ग नयनी। तो इसमें से ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये कर्मधार्य के साथ साथ बहुव्रीहि समास का भी एग्जाम्पल हुआ। क्यों? क्योंकि कर्मधार्य के जितने भी एग्जाम्पल हैं वे बहुव्रीहि के भी होते हैं, बशर्ते वो किसी थर्ड पर्सन, तीसरे को बताने की, किसी तीसरे की विशेषता को बताने की अगर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बाकी कोई तीसरे को, थर्ड पर्सन को नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं। इसीलिए मर्गनयनी कहते हैं सीता को। तो मर्गनयनी बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है। और जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं होगा तो ये उपमान उपमेय की वजह से कर्मधारय समास का उदाहरण बना। कितनी कंडीशन हो गई? 3। चौथी कंडीशन क्या है कर्मधारय समास की? गुण गुणी वाला समास। इसको क्या कहते हैं? गुण गुणी वाला समास भी कहते हैं। गुण गुणी वाला समास कौन सा कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। तो इसको गुण गुणी वाला समास भी कहते हैं। तो गुण का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? तो जैसे ईमानदार अध्यापक, ईमानदार अध्यापक, साहसी योद्धा, वीर पुरुष, नटखट बालक, ये सब क्या कहलाए? गुण गुणी। तो वो गुण हो सकता है, वो दोष भी हो सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ईमानदारी किसके अंदर है? अध्यापक के अंदर। साहस योद्धा के अंदर। वीरता पुरुष के अंदर। नटखट किसके अंदर है? बालक के अंदर।
तो ये सब क्या कहलाए, ये गुण और गुणी कहलाए। तो जब समास दो शब्दों के बीच में होता है, उनमें से एक गुण हो और दूसरा गुणी, तो वो क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों, गुण गुणी वाला समास। तो चौथी कंडीशन हमारी क्या है, जहां भी दो शब्दों में से एक गुण हो और दूसरा गुणी हो तो वो क्या कहलाता है, कर्मधारीय समास। तो गुण गुणी वाला समास किसे कहा जाता है, कर्मधारीय समास को कहा जाता है। किसको, कर्मधारीय समास। तो कर्मधारीय समास की कितनी कंडीशन हुई, 4। कौन कौन सी, एक तो कार्य और कार्य को करने वाला, दूसरा विशेषण विशेष्य, तीसरा उपमान उपमेय, चौथा क्या है, गुण गुणी वाला समास। पांचवा क्या है, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय कौन कौन से शब्द आएंगे, समास विग्रह करते समय समान, जो, रूपी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, समास जो रूपी, तुल्य, तुल्य, इसके बाद इव और जैसा। इनमें से अगर किसी एक का प्रयोग करे तो आपको ध्यान रखना है वो क्या कहलाता है, कर्मधारीय समास का समास विग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्मधारीय समास का समास विग्रह। जैसे कमल के समान, कमल के समान नयन, पीला है वस्त्र जो, या पीला है जो वस्त्र। तो ये क्या कहलाया, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत। रमा तुल्य सीता, घन इव श्याम। तो आपको ये ध्यान रखना है, चंद्रमा जैसा मुख कहाँ पे लिखे, यहां पर, चंद्रमा जैसा मुख। तो ये सारे के सारे कैसे पहचानोगे, इन सब को पहचानोगे इससे, समान से, जो से, रूपी से, तुल्य से, इव से, और यहाँ क्या है, जैसा। तो ये क्या है, ये समास विग्रह है। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये समास विग्रह है। ये क्या है, समास विग्रह। समास विग्रह मतलब शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या। और ये क्या है, ये है सामासिक शब्द, सामासिक पद अर्थात संपूर्ण पद। तो इनको कैसे करेंगे, यहाँ ये जो कमल के समान नयन है, तो ये सामासिक पद क्या है, कमल नयन। ये क्या है, कमल नयन। पीला है जो वस्त्र, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पीताम्बर। ये क्या कहलाया, पीताम्बर। वचन रूपी अमृत क्या है, वचना अमृत। ये क्या कहलाया, वचना अमृत। यहाँ रमा तुल्य सीता, ये क्या है, रमा, रमा सीते। इसके बाद क्या है, घन श्याम। ये क्या है, घन श्याम। ये क्या है, घन श्याम। चंद्रमा जैसा मुख, तो ये क्या कहलाया, चंद्रमुख। ये क्या कहलाया, चंद्रमुख। ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, ये कहलाए प्यारे दोस्तों समास विग्रह। सारे के सारे अगर हम करते हैं और उनमें समास विग्रह करते समय आपको समान शब्द आ जाए, जो आ जाए, रूपी आ जाए, तुल्य का प्रयोग करे, इव का प्रयोग करे और जैसा का। तुल्य और इव इन दोनों का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है।
अर्थात संस्कृत में किया जाता है, लेकिन समान का, जो का, रूपी का और जैसे का प्रयोग हम हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ करते हैं। वो जरूरी नहीं है वो सिर्फ सामासिक शब्द देगा आपको, वो प्यारे दोस्तों समास विग्रह भी दे के पूछ सकता है इसमें कौन सा समास है। जैसे यहाँ ये सामासिक पद क्या है, कमल नयन, पीताम्बर, वचनामृत, रमा सीते, घनश्याम है, चंद्रमुख है, तो ये सामासिक पद थे, समास वाले पद। ठीक है, सामासिक पद का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई समास होता है। और ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं समास विग्रह। इन शब्द की छोटी से छोटी व्याख्या है। जैसे निर्धन को हम क्या कहते हैं, बिना धन वाला, तो जो बिना धन वाला है वो भी अवयवी भाव समास हुआ और निर्धन भी अवयवी भाव समास हुआ। लेकिन यहाँ कमल के समान नयन है तो इसमें समान आ गया। पीला है वस्त्र जो, जब जो आ जाएगा तो कर्मधारी है, और पीले वस्त्र वाला तो थर्ड पर्सन बहुवीरी हो जाएगा। वचन रूपी अमृत, अर्थात वचन के समान अमृत है। फिर रमा तुल्य सीता, रमा के तुल्य सीता है। घन इव श्याम, घन यानी कि बादल के समान क्या है, श्याम। तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ घनश्याम जो श्री कृष्ण का नाम है तो वो भी क्या है, घनश्याम कर्मधारीय समास का एग्जाम्पल। अगर आपको कर्मधारीय समास समझ में आ गया है और ये पांचों कंडीशन ये कर्मधारीय समास की क्लियर हुई है, तो प्लीज सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। मेरे से आप तब सीख पाओगे, जो आपको आता है उसको साइड में रख के चलो। अगर उसको भी मैच करोगे और मेरा भी लेने की कोशिश करोगे तो एकदम बदहजमी हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा काम। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, तो कोशिश आपको ये रखनी है, जो भी आपको आता है दोस्तों आप उसको साइड में रखो। जब मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूं तो उसमें वो चीज जोड़ लेना और आप बन जाओगे फिर सुपर कॉम्बो। ठीक है, फिर आपसे कोई कुछ भी पूछे आप बिल्कुल लॉजिक के साथ बताओगे उसको। प्यारे दोस्तों आप उसका लॉजिक भी दोगे और उसको सही तरीके से बताओगे कि इसकी सही कंडीशन ये है और इसका ये आंसर आया तो ये इस वजह से आया। तो इसीलिए जी जी वेरी गुड। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, किताबों में कोई भी चीज पूरी नहीं दी जा सकती। किताब मेरी भी है, ठीक है, लेकिन एक नहीं है, 4 किताबें हैं, और हिंदी की भी नहीं है बल्कि साइकोलॉजी की भी है। लेकिन प्यारे दोस्तों किताबों में कंडीशन क्या होती है, जब हम लिखते हैं अगर हम सारी चीज डिटेल में लिख दे, सारे पॉइंट लिख दे, पांचों के पांचों पॉइंट, तो कहाँ से कर्मधारय शुरू किया था हमने, यहाँ से। अगर ये दे देंगे तो किताब हो जाएगी 600-700 पेज की, और 600-700 पेज की किताब का जो प्राइस होगा वो हो जाएगा 500 रुपया। और 500 रुपया की किताब न तो आपने आज तक खरीदी है ना आप खरीदोगे, ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए 150-200 वाली बुक। ठीक है, 150-200 में सब कुछ आ नहीं सकता, इसीलिए किताबों में सारी क्लियरिटी नहीं होती है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ढंग से सीक्वेंस में समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कर्मधारय मैंने अपने पास से कुछ नहीं किया, ये शब्द है अपभ्रंश भाषा का। इस कर्म को कहते हैं कार्य, धार्य को कहते हैं धारण करने वाला। समास में होते हैं 2 शब्द, जहां एक कार्य हो और दूसरा उस कार्य को करने वाला, तो वे सारे एग्जाम्पल किसके बनेंगे, कर्मधारय के। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद, अर्थात बाद वाला पद, अर्थात दूसरा पद, द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक है, तो समस्त पद किसका बोध कराता है, कर्ता का ज्ञान कराता है। जैसे दूध वाला, दूध वाली, तो ये सब क्या है, कर्ता का ज्ञान करा रहे। दूध वाला मतलब क्या है, कार्य को करने वाला हुआ। तो जब किसी शब्द से आपको कार्य को करने वाले का पता चले तो वे सारे एग्जाम्पल दुनिया के कर्मधारय के हैं। इसके साथ विशेषण विशेष्य समास भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है, वीरेंद्र सहवाग का दूसरा नाम क्या है, वीरू, और हरभजन का दूसरा नाम क्या है, भज्जी, और युवराज का दूसरा नाम क्या है, युवी। ऐसे ही कर्मधारय का दूसरा नाम क्या है, विशेषण और विशेष्य है। तो कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य वाला समास भी कहलाता है। ये विशेषण पहले भी हो सकता है बाद में भी, ये गुण भी हो सकता है और दोष भी। तो ये सारे के सारे क्या थे, ये विशेषण और विशेष्य के एग्जाम्पल थे। उपमान उपमेय वाला समास भी कहा जाता है इसे। तो ये क्या है, चंद्रमुख, मुख चंद्र, ये सब उपमान और उपमेय है। उपमान को कैसे पहचानोगे, जो प्रकृति हो, जो नेचर हो, जो गॉड गिफ्टेड हो, जिसकी पहले से प्रसिद्धि हो। चंद्रमा में और मुख में पहले से सुंदर कौन कहा, चंद्रमा, मुख तो बाद में, तभी तो कहते हैं इसका मुख चंद्रमा के जैसा है।
अरे चंद्रमा पहले सुंदर हुआ तभी तो मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं। तो चांद जैसी बहू आई है, तो चांद जैसी बहू कब आएगी? जब चांद पहले सुंदर रहा होगा तब आएगी ना, और नहीं तो बहू जैसी चांद ना कहते, बहू जैसा चांद दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों क्या हुआ, जो पहले से प्रसिद्ध है जिसकी सुंदरता, वो उपमान, और दूसरा क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। आप जब भी एक टॉपिक पढ़ो तो उस पे एक पे फोकस नहीं करना है, आप उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए तमाम चीजें, तो ये उपमान उपमेय कहाँ पढ़ोगे? अलंकार में भी पढ़ोगे, और वहां पे भी ये कर्मधारय का ही प्रयोग होता है, चाहे वो उपमा हो या उत्प्रेक्षा हो, क्योंकि वो सादृश्यता में आते हैं। ठीक है, वो रूपक है। तो ये रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा में अंतर समझने के लिए आपको उपमान उपमेय का पता होना चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक प्रैक्टिकली चीजों को करना है। गुण गुणी वाला समास क्या कहलाए? कर्मधारय। समास विग्रह करते समय कैसे पहचानोगे? समान, जो, रूपी, तुल्य, ई और जैसा, इन 6 शब्दों में से जो भी आपको दिखाई दे, आंखें बंद कर्मधारय समास। अगर आंखें खुली रह गई तो क्वेश्चन गलत, फिर बनोगे विद्वान लेखक साहित्यकार बनोगे। आप क्या बनोगे? विद्वान लेखक साहित्यकार। फार्म भरोगे भर्ती होने के लिए और तैयारी करोगे विद्वान लेखक और साहित्यकार की, तो वो आपसे सामासिक पद दे के समास भी पूछ सकता है, समास विग्रह दे के भी समास पूछ सकता है, और सामासिक पद दे के उसका समास विग्रह भी करवा सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये क्या कहलाया? कर्मधारय समास की 5 कंडीशन। अब दूसरी चीज आपको क्या सीखनी है, ये यहाँ फोर्थ जो हमारा है वो है द्विगु समास। क्या है? फोर्थ द्विगु समास। और द्विगु समास में आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ जो कंडीशन आई द्विगु समास में, ये अपभ्रंश भाषा का शब्द है। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। दूसरे पद की प्रधानता। दूसरे पद की प्रधानता क्यों होती है? जिसने कल क्लास ली है वो आज सारी चीज समझेगा 100%, और जिसने कल क्लास नहीं ली है तो वो प्यारे दोस्तों बंदर की तरह कूद फांग करता रहेगा, कहीं से कुछ सीखेगा कहीं से कुछ। तो पहला पद संख्यावाची और दूसरे पद की प्रधानता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु के 2 अर्थ होते हैं। द्विगु के कितने अर्थ होते हैं? 2 अर्थ होते हैं। एक तो कहते हैं द्विगु को हम संख्यावाची। क्या कहते हैं? संख्यावाची। और दूसरा द्विगु को क्या कहते हैं हम? समूहवाची। वाची का मतलब होता है कहना या बोलना। संख्या का अर्थ होता है यहाँ पे अंक। संख्या का अर्थ क्या होगा? संख्या का अर्थ होता है यहाँ पर अंक। अगर कहीं अंक शब्दों के रूप में आया है, और वाची का अर्थ क्या होना है? कहना। अर्थात किसी अंक के साथ कोई दूसरा शब्द आया है तो वो संख्यावाची होने की वजह से वो क्या बनेगा? वो द्विगु समास का एग्जाम्पल बनेगा। जैसे यहाँ शब्द आ गया एक दंत, यहाँ शब्द आ गया 2 पहर, तो ये क्या है? ये संख्यावाची है। इनमें पहला 1 और 2 संख्या है, अंक है जो शब्दों में लिखा है, और ये दंत और पहर की यहाँ पे विशेषता को बता रहा है। ऐसे ही जो समूह को बताता है, जैसे चवन्नी, तो ये क्या है? 4 आनों का समूह। जैसे पंजाब, ये क्या बताता है? 5 नदियों का समूह। तो यानी कि द्विगु समास की 2 कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है? जो पहले संख्या के साथ किसी शब्द को कहने की कोशिश करता हो, और जो पूरा शब्द अपने आप में समूह का, गैदरिंग का बोध कराता हो। चवन्नी 4 आने होते हैं, 4 आने के 1 आने में 25 पैसे होते हैं, तो प्यारे दोस्तों 1 रुपया में 4 चवन्नी होती है। पंजाब 5 नदियों का जो समूह है वो क्या कहलाया? पंजाब कहलाया। तो ये समूह को बता रहे हैं, और ये किसको बता रहे हैं? संख्या को बता रहे हैं। चलो यहाँ पे ले लेते हैं, अलग अलग ये चीज समझ ली आपने। तो यहाँ पे कौन से लेंगे? पहले संख्यावाची शब्द। तो जितने भी संख्यावाची शब्द होंगे, पद होंगे, संख्यावाची पद, वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे? द्विगु समास के एग्जाम्पल कहलाएंगे। कैसे?
जैसे यहाँ पे आ गया एक दंत, क्या आ गया प्यारे दोस्तों, एक दंत। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी आएंगे जो बहुवीरी समास के रहेंगे। ऐसे यहाँ पे एक दंत, एक मत, एक ईश्वर, एकदम, एक लक्ष्य है। ये सब क्या कहलाए हमारे, ये कहलाए सारे के सारे द्विगु समास के एग्जाम्पल। क्या कहलाए, द्विगु समास के एग्जाम्पल। ऐसे ही दोपहर, दोपहर, दो रहा, दो रहा, दो मंजिल अर्थात दुमंजिल, ठीक है, दो गुना। चलो जी, इसके बाद तीसरा त्रिनेत्र, त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिदेव, त्रिवेणी, त्रिकाल, तिराहा। ये सब क्या कहलाए, द्विगु समास। इसके बाद चो, चौपाया, चौमासा, चारपाई, चौगामा, चार गांव, चतुर्भुज, चतुर्मुख, चौराहा, चार रास्तों वाला। इसके बाद पंचांग, पंचामृत, पंचेश्वर, पंचवटी, पंचनाग, पंचगंगा, पंचेश्वरी। पंचेश्वरी। इसके बाद षडानन, षडासन, षटकोण। ये सारे के सारे क्या हैं, संख्यावाची अर्थात द्विगु। इसके बाद सप्तांग, सप्तभुजा, सप्तऋषि, सप्तपदी। सप्तगंगा, आठवां अष्टावर्क, अष्टांग, अष्टाध्यायी,
ऐसे नौवा क्या हो जाएगा? नवरस, नवरतन, नवराज, नवग्रह, नवरात, नवरंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 से लेके 9 तक हो गए। 10वें यहां लिख देता हूं ऊपर, 10वां कर देते हैं यहां। दशानन, 10 मेष, 10 रथ, 10 मेव। चलो जी, अब खासियत क्या है दोस्तों इनमें? पहला पद जो है, पहला शब्द संख्यावाची है। आपको क्या कहा? समास होता है शब्दों पदों के बीच में। अगर आप इन डिजिट को, संख्याओं को आप प्यारे दोस्तों अंकों में लिखोगे तो वहां कोई समास नहीं होगा। समास शब्दों में होता है, पदों में होता है। यहां मैंने 1 का प्रयोग किया, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ किसका प्रयोग किया? 10 का। अब वो कोई भी शब्द आए तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, अगर पहला पद संख्यावाची है, दूसरे की विशेषता बताई जा रही है, तो उसको कहते हैं हम द्विगु समास। द्विगु अपभ्रंश भाषा का शब्द है। हिंदी में उसका अर्थ होता है संख्यावाची। जहां पहला संख्या हो, दूसरा किसी शब्द को वो संख्या कहना चाह रही हो। यहाँ 1 दंत को कह रहा है, यहाँ 1 मत को कह रहा है, यहाँ 2 पैर को कह रहा है, यहाँ 3 नेत्र को कह रहा है, यहाँ 4 पैर को कह रहा है, चौपाया, 4 पैर वाला। तो कहने का मतलब जहां पहला पद संख्यावाची हो, दूसरे की प्रधानता, वो कहलाते हैं सारे के सारे द्विगु के एग्जाम्पल। लेकिन इनमें से कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बहुव्रीहि समास के हैं, वो केवल थर्ड पर्सन को बताते हैं। जब तक ऑप्शन में बहुव्रीहि रहेगा प्यारे दोस्तों, 1 दंत में बहुव्रीहि समास होगा। जब तक ऑप्शन में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है बहुव्रीहि रहेगा, त्रिनेत्र में बहुव्रीहि समास होगा, त्रिकाल में बहुव्रीहि समास होगा, त्रिवेणी में बहुव्रीहि समास होगा। जो मैं ये आयत में बंद कर रहा हूं, ये बहुव्रीहि समास के भी एग्जाम्पल है। ये चतुर्मुख, चतुर्भुज, ये बहुव्रीहि समास के भी एग्जाम्पल है। ये पंचवटी बहुव्रीहि समास का भी एग्जाम्पल है। षडानन बहुव्रीहि समास का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि गणेश के बड़े भाई को कहते हैं कार्तिकेय अर्थात षडानन। इसके बाद आपको अष्टाध्यायी, पाणिनि की व्याकरण की पुस्तक, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ नवरस, जो 9 रस हैं, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक प्यारे दोस्तों 8 और एक ये 9 जो मैंने सर्कल किए हैं या आयत में बंद किए हैं, ये सारे के सारे तब तक बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल है जब तक ऑप्शन में बहुव्रीहि है। और जब बहुव्रीहि समास नहीं है ऑप्शन में, तो ये क्या कहलाएंगे? संख्यावाची पद। और संख्यावाची पद क्या कहलाते हैं? द्विगु समास। और जब ऑप्शन में द्विगु भी नहीं हो और इनको पूछ ले वो सारों को या इनमें से किसी एक को, तो ये तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही भेद है। तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, एक होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण के अंदर 2 आते हैं, एक कर्मधारय तत्पुरुष और दूसरा द्विगु तत्पुरुष। तत्पुरुष में बाद वाला पद प्रधान होता है, द्विगु में भी बाद वाला होता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब तक ऑप्शन में बहुव्रीहि है तो ये सर्कल होने वाले, आपको ये ध्यान रखना है, सर्कल होने वाले सारे के सारे बहुव्रीहि के एग्जाम्पल होंगे। और जब ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं होगा तो ये सारे के सारे संख्यावाची पद होने की वजह से द्विगु के एग्जाम्पल होंगे। और जब ऑप्शन में द्विगु भी नहीं होगा तो यही सारे के सारे एग्जाम्पल किसके बन जाएंगे प्यारे दोस्तों? तत्पुरुष समास के। किसके बनेंगे? तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल होंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है समूहवाची शब्द। दूसरी कंडीशन क्या होगा? समूहवाची शब्द, यानी कि जो समूह को बताता हो। तो समूहवाची शब्द भी क्या कहलाते हैं?
द्विगु समास कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने शब्द लिया सप्ताह, यहाँ पे दशक, शतक, अष्टमी, शताब्दी, सहस्र भुजा, लखपति, करोड़पति, ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं? ये समूह गैदरिंग को बता रहे हैं। ये समूह अर्थात गैदरिंग को बता रहे हैं। कैसे? 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह क्या कहलाया? सप्ताह कहलाया। दशक, 10 वर्षों का समूह, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? दशक। शतक, 100 वस्तुओं का समूह, 100 वस्तुओं का समूह, पदार्थों का समूह क्या कहलाया? शतक। अष्टमी, 8 तिथियों का समूह, तारीखों का समूह, 8 तिथियों का समूह क्या कहलाया? अष्टमी कहलाया। ऐसे शताब्दी, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाया? 100 वर्षों का समूह कहलाया प्यारे दोस्तों शताब्दी। सहस्र, 1000 भुजाएं, 1000 भुजाओं का समूह कहलाया प्यारे दोस्तों सहस्र भुजा। सहस्र कहते हैं 1000 को। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये समूह का ज्ञान करा रहे हैं। ये क्या करा रहे हैं? ये सारे के सारे समूह का ज्ञान करा रहे हैं। जैसे चवन्नी है, पंजाब है, ये भी सब है। 4 आनों का समूह, पंजाब 5 नदियों का समूह। तो जब भी कोई शब्द, अब आप क्या करोगे? इसमें 2 शब्द ढूंढोगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जब भी कोई समस्त पद, सामासिक पद आपको समूह का गैदरिंग का बोध कराता है तो वो भी क्या कहलाता है? द्विगु समास का एग्जाम्पल कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु समास का एग्जाम्पल। समास विग्रह करते समय एक तो इसमें समूह का प्रयोग करते हैं और दूसरा करते हैं समाहार। अगर तत्सम शब्द होगा संस्कृत में करेगा तो समाहार का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या है? समानार्थी शब्द है दोनों। ये क्या है? समानार्थी शब्द हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि ये जो समूह हैं, ये समाहार जब भी समास विग्रह में दिखाई दे तो वो क्या कहलाएंगे? सारे के सारे वो द्विगु समास के एग्जाम्पल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्विगु समास के एग्जाम्पल। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो 7 दिनों का समूह कह रहा है, ये इसका समास विग्रह है और ये सामासिक पद है, ये समस्त पद है। इसमें क्या है? द्विगु समास। ये समास विग्रह किसके हैं? द्विगु समास के। द्विगु समास के समास विग्रह की पहचान कैसे करेंगे? ये तो समूह शब्द का प्रयोग होगा या फिर समाहार शब्द का प्रयोग होगा। तो ये क्या था आपका? ये द्विगु समास था। कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन। एक तो समूहवाची शब्द और दूसरा क्या है? संख्यावाची शब्द। इनसे आप पहचानोगे द्विगु समास को। इनसे क्या पहचानोगे आप? द्विगु समास को पहचानोगे। अब यहाँ पे आ जाओ। एक शब्द लिया आपने पीताम्बर। क्या लिया? पीताम्बर। अब आपसे वो समास विग्रह दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि इसमें समास बताइए, और समास का नाम मैं बाद में लूंगा। पहले यहाँ पे देखो, पीला है जो वस्त्र, इसके बाद पीले वस्त्र वाला, इसके बाद पीला है वस्त्र जिसका, इसके बाद पीले वस्त्र का समूह या समाहार। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इनमें आपको ये बताना है कि सही समास विग्रह कौन सा है। शुद्ध समास विग्रह बताइए। 4 ऑप्शन है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, मैंने यहां शब्द ले लिया त्रिनेत्र।
और त्रिनेत्र के 4 समास विग्रह कर दिए। क्या कर दिए? 4 समास विग्रह। 3 नेत्र वाला, दूसरा 3 है नेत्र जो, 3 है नेत्र जो, फिर 3 है नेत्र जिसके, और यहां चौथा कर दिया 3 नेत्र का समूह। इसमें भी मेरा क्वेश्चन यही है, इसमें से आपको बताना है 1 2 3 4 टाइप करके कि सही समास विग्रह कौन सा है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि ये चारों के चारों ही सही समास विग्रह हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी, कोई गलती नहीं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि इसमें से बताइए कर्मधारय समास का समास विग्रह क्या है। पीताम्बर में प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि समास भी है, कर्मधारय समास भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और पीताम्बर में आपको ध्यान रखना है यहाँ द्विगु समास भी है। क्यों? जहां कर्मधारय द्विगु होगा वो तत्पुरुष कहलाएगा। तो यहाँ ये पीला है वस्त्र, क्योंकि यहाँ पीताम्बर में ये बाद वाले शब्द की प्रधानता है, और बाद वाला शब्द प्रधान तत्पुरुष में होता है। यहाँ त्रिनेत्र में बाद वाले शब्द की प्रधानता है, और बाद वाला शब्द प्रधान तत्पुरुष में होता है। तो जब वो आपसे पूछे कि कर्मधारय समास किसमें होगा, तो आप क्या कहोगे? जो। तो पीला है जो वस्त्र, ये कर्मधारय का उदाहरण हुआ। तो वो क्या पूछ रहा है? कर्मधारय। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में कर्मधारय से संबंधित विकल्प बताइए। तो कर्मधारय क्या हुआ आपका? पीला है जो वस्त्र। इधर कर्मधारय किसमें हुआ? सेकंड में पीला है, 3 है नेत्र जो। तो जो यहाँ बाद में आ जाए या जो पहले आ जाए, बात एक ही है। तो यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे पहला, ये दोनों के दोनों क्या है? कर्मधारय। इसका मतलब क्या हुआ? त्रिनेत्र केवल बहुव्रीहि का एग्जाम्पल नहीं है, त्रिनेत्र केवल कर्मधारय का एग्जाम्पल नहीं है। उसमें प्यारे दोस्तों द्विगु भी है, कर्मधारय भी है, तत्पुरुष भी है और बहुव्रीहि भी। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या पूछिए। पीले वस्त्र वाला, तो जब हम पीले वस्त्र वाला कह रहे हैं इसका मतलब कोई तीसरा है, थर्ड पर्सन है, तो ये क्या कहलाया? बहुव्रीहि समास। पीला है वस्त्र जिसका, इसका मतलब कोई थर्ड पर्सन तीसरा। तो जब वाला का प्रयोग हो, जिसका का प्रयोग हो, तो वो कहलाए बहुव्रीहि। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा ये दोनों बहुव्रीहि समास के समास विग्रह हैं। और पीले वस्त्र का समूह, यहाँ समूह आ गया, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? ये संख्यावाची, ये समुदाय का बोध करा रहे हैं। इसी वजह से ये द्विगु समास का एग्जाम्पल हुआ। तो यहाँ इसमें द्विगु समास है, इसमें और इसमें क्या है? दोनों में बहुव्रीहि समास है, और इसमें क्या है प्यारे दोस्तों? कर्मधारय समास है। यहाँ पे 3 नेत्र वाला, वाला मतलब थर्ड पर्सन। जब आप कह रहे हैं ना 3 नेत्र वाला, कौन? कोई तीसरा व्यक्ति। और जहां किसी तीसरे की थर्ड पर्सन की प्रधानता हो, किसी तीसरे के विषय में बताया जाए, वो क्या कहलाता है? वो प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? बहुव्रीहि समास का। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? कर्मधारय का। 3 है नेत्र जिसके, कौन? थर्ड पर्सन अर्थात शिव। तो ये क्या कहलाया? बहुव्रीहि समास। 3 नेत्र का समूह, ये क्या कहलाया प्यारे दोस्तों? यहाँ पे द्विगु समास। ये क्या कहलाया? द्विगु समास। आप क्या करते हो? रट्टा मारते हो। अब वो जरूरी है वो पीताम्बर दे? अरे वो समास विग्रह दे देगा आपको, कोई भी वो समास विग्रह दे के पूछ लेगा बताइए ये किस समास से संबंधित है, या वो ऊपर दे देगा यहाँ से द्विगु समास से संबंधित समास विग्रह बताइए। और जिन्होंने रट्टा मारा है पीताम्बर त्रिनेत्र बहुव्रीहि होते हैं, तो भर्ती 2024 में होंगे जाके, जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये तो सबको पता है पीताम्बर त्रिनेत्र में बहुव्रीहि होता है, लेकिन पीताम्बर त्रिनेत्र में प्यारे दोस्तों कर्मधारय और द्विगु भी समास होते हैं, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ क्या है? यहाँ दूसरे पद की प्रधानता है, इसमें भी दूसरे पद की प्रधानता है। उसको नहीं पूछना कर्मधारय द्विगु और बहुव्रीहि, वो ऑप्शन में अवयवी देगा, द्वंद्व देगा, तत्पुरुष देगा, और एक ऑप्शन दे देगा कोई नहीं। आपको प्यारे दोस्तों उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दी, और एग्जाम्पल आपको क्या दिए उसने? एक तो ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ अवयवी भाव। क्या दे दिया? अवयवी भाव। और आपसे पूछ रहा है त्रिनेत्र पीताम्बर में समास बताओ। दूसरा दे दिया आपको द्वंद्व समास। कौन सा दे दिया? द्वंद्व समास।
तीसरा दे दिया उसने आपको यहाँ तत्पुरुष समास, तीसरा क्या दे दिया, तत्पुरुष समास, और चौथा देगा कोई नहीं। तो आप क्या करके आओगे, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपने रट्टा मारा हुआ है, आपने रट्टा मारा हुआ है, क्योंकि सबको पता है ये बहुवीरी है, बहुवीरी उसने दिया नहीं, तो कोई नहीं करके आओगे। जबकि राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है तत्पुरुष समास, क्योंकि ये कर्मधारय का एग्जाम्पल है, ये द्विगु का, और कर्मधारय द्विगु किसके अंदर आते हैं, तत्पुरुष के अंदर, इसीलिए समास के भेदों की संख्या 4 होती है। तो वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब कौन से शब्द को किस समास के अंतर्गत रखता है, और उसका अपना लॉजिक है, उसका अपना लॉजिक है। बिना लॉजिक के आप पढ़ोगे और किताबों से रटोगे तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, तो फिर वहां पे ये आए हुए क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। हर बार हर भर्ती में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप कर सकते हो लेकिन नहीं करते, आप गलत करके आते हो, फिर बाद में आधे रास्ते में सही करते हो, कुछ किताब में देख के सही करते हो, कुछ जब आंसर की आ जाती है, अरे हाँ ये तो सही कह रहा है यार, मैं तो ऐसे ही फुदक रहा था बेफालतू। जब तक आंसर की नहीं आएगी आप कुतर्क देते रहोगे, जब तक किसी टीचर से नहीं मिलोगे आप कुतर्क देते रहोगे, नहीं मेरा तो सही है। लेकिन टीचर बताएगा ना कि बेटे देखो यहाँ पे इसने ऑप्शन क्या दिया था, तो ये था लॉजिक इन दोनों के अंदर, यहाँ तत्पुरुष समास हो गया। और आपने क्या रटा है अब तक, पीताम्बर बहुवीरी होता है, त्रिनेत्र बहुवीरी होता है, उसको नहीं पूछना, वो इसलिए नहीं पूछेगा, वो मेरे जैसा टीचर है, उसको पता है, सबको पता है पीताम्बर में त्रिनेत्र में बहुवीरी, वो ऐसा क्वेश्चन पूछ के आपको भर्ती होने के लिए कहेगा ही नहीं। तो इसीलिए रटना नहीं है, कंडीशन को समझना है, और जो भी हमारे आगे आए हम लॉजिक के साथ उसका आंसर देंगे, उसका सॉल्यूशन हमारे पास होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, 2 आपके समास कंप्लीट हो गए, कौन कौन से, कर्मधारय और द्विगु, और 2 आपके कल हो गए थे अवयवी भाव और द्वंद्व समास। अब बच के आ गए आपके 2, एक बहुवीरी समास और दूसरा बच गया आपका तत्पुरुष समास, एक बहुवीरी समास और दूसरा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम तब पढ़ेंगे जब पहले कारक कराएंगे, तो कल जो क्लास होगी उसमें पहले बहुवीरी और उसके बाद फिर कारक पढ़ाएंगे, उसके बाद करेंगे तत्पुरुष समास। क्लियर? तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी जो चीजें हैं वो कराएंगे हम आपको कल। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ड्यूटी पे जाना है अभी, आज थोड़ा जल्दी जाना है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। आपके जो क्लास का टाइमिंग है वो 7:30 से लेके 9 बजे का टाइम है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं कल मिलता हूँ सुबह सही 7:30 बजे बहुवीरी समास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।